गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ का बस्तर लाल आतंक से लगभग मुक्त हो चुका है। गृह मंत्री ने नक्सलवाद के लिए वामपंथी विचारधारा को जिम्मेदार बताया। नक्सली समस्या को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि व्यवस्था को नकार कर हथियार उठाने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। 6 सरेंडर हो गए, 3 मारे गए, एक भी नहीं बचा है। लोकसभा में आज इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में व्यापक संशोधन वाले बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में दिवालिया प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के प्रावधान किए गए हैं। ये बिल 2016 के कानून में बदलाव करेगा। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका मकसद कभी भी सिर्फ कर्ज वसूली नहीं था, बल्कि ये सफल व्यवसाय को बचाने और वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा लेकर बिहार के मंत्री विजय चौधरी और एमएलसी संजय गांधी विधान परिषद पहुंचे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी आज बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरागवी ने विधानसभा अध्यक्ष को नितिन नवीन का त्यागपत्र सौंपा है। नीतीश और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। विधान परिषद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार के मंत्री अशोक चौधरी भावुक हो गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और हाल ही में मेट्रो पोस्टर केस में पकड़े गए मॉड्यूल के हैंडलर शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। लोन को पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। लोन और उसके साथियों ने कोलकाता और दिल्ली में कई जगहों पर भारत विरोधी पोस्टर लगाए थे। साथ ही मंदिरों और दूसरे संवेदनशील इलाकों की रेकी कर उसका वीडियो पाकिस्तान भेजा था। जांच में सामने आया कि शब्बीर अहमद लोन पहले भी 2007 में स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। लोन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दिल्ली पुलिस ने बम धमाके की फर्जी जानकारी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के मैसूरू से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 47 साल के श्रीनिवास लुइस पर आरोप है कि उसने देश भर के कई संस्थानों, हाईकोर्ट और सरकारी दफ्तरों को 1000 से ज्यादा फर्जी धमकी वाले मैसेज भेजे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन मैसेज के जरिए दहशत फैलाने की कोशिशें की जा रही थी। स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। साथ ही मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। स्पेन के रक्षा मंत्री ने कहा वो अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं होने देंगे। इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पहले ही अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान की आलोचना कर चुके हैं। डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम ईरान अमेरिका की जमीनी जंग से करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खलीफा के खिलाफ जमीनी जंग लड़ने का मन बना चुके हैं। ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसके लिए प्लान तैयार किया है। इस प्लान के एक्टिवेट होते ही युद्ध अपने सबसे भयानक दौर में पहुंच जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ईरान अमेरिका के बीच जमीन पर लड़ाई शुरू होने वाली है। आज आपको जानना चाहिए पेंटागन ने ईरान पर जमीनी हमले का जो प्लान तैयार किया है उसमें कितने अमेरिकी सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारा जाएगा। ये सैनिक ईरान में कहां उतरेंगे, इन सैनिकों को कौन कौन से मिशन सौंपे जाएंगे। आज आपको ये पूरा प्लान समझना चाहिए। अमेरिका पहले खार्क द्वीप पर कब्जा करेगा या फिर ईरान के 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने की कोशिश करेगा। इस सब के अलावा आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी का जवाब देने के लिए ईरान ने कैसी तैयारियां कर ली है और जमीनी लड़ाई में अमेरिका ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप समझिए पेंटागन ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की क्या तैयारी की और राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में सोच क्या रहे। अमेरिकी मीडिया में लीक पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर कई हफ्ते तक चलने वाले लंबे जमीनी ऑपरेशन की तैयारियां की जा चुकी है। इसे अंजाम देने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन कमांडोज को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान पर जमीनी हमला इस युद्ध का सबसे खतरनाक चरण होगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फाइनल ब्लो रणनीति विकसित कर ली है, जिसमें बड़े पैमाने पर बमबारी और जमीनी सेना का उपयोग किया जाएगा। पेंटागन ने ईरान पर संपूर्ण हमले के बजाय छापेमार ऑपरेशन की तैयारी की है, यानी कुछ खास जगहों पर हमला करके टारगेट को हासिल किया जाएगा। मित्रों, ईरान पर जमीनी हमला अमेरिका के जेएसओसी यानी ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के तहत होगा, जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अगवा करने वाली डेल्टा फोर्स,
सील टीम 6 और रेंजर्स शामिल होंगे। इसके अलावा इस मिशन में पैराशूट से दुश्मन के इलाकों में कूदने वाले प्रशिक्षित 82वें एयरबोर्न डिवीजन के कमांडोज और यूएस मरीन भी शामिल होंगे। यह हमला कैसे शुरू होगा, कमांडोज कहां पर उतरेंगे, ये जानने से पहले आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें जमीनी जंग के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। क्या आप जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं और क्या आप ये कांग्रेस की मंजूरी के बिना करेंगे? मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जहाज मौजूद हैं। हमें उन सभी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं कहूँगा कि इस समय हम उनसे काफी आगे हैं। ईरान के मामले में हम हफ्तों आगे चल रहे हैं। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के सवाल पर आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। अब तक इजराइल या सऊदी अरब जैसे देशों के सैनिकों के ईरान में उतरने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की मिडिल ईस्ट में बढ़ती तैनाती बता रही है आने वाले कुछ दिनों में ईरान में जमीनी हमला शुरू हो सकता है। अब आप समझिए, ईरान में अमेरिकी सैनिकों के सबसे बड़े टारगेट कौन कौन से हैं? ईरान में अमेरिका के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करना, दूसरा, ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म करना और तीसरा, ईरान के तेल पर कब्जा और खाड़ी क्षेत्र से तेल व्यापार के रास्ते को खोलना। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जगहों पर अमेरिकी कमांडो एक साथ सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। कोम शहर के पास स्थित फोर्डो परमाणु संयंत्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए अहम स्थान है। माना जाता है यहां संवर्धित यूरेनियम मौजूद होने की संभावना ज्यादा है। यह जमीन से 800 मीटर की गहराई में स्थित है। यहां से संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए अमेरिका की डेल्टा फोर्स और सीएल टीम 6 ऑपरेशन करेगी। इसके बाद ईरान के इस्फहान प्रांत में इस्फहान और नतांज परमाणु संयंत्र है। यहां भी यूरेनियम संवर्धन होता है। यहां पर भी डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 ऑपरेशन कर सकती है, जहां से ईरान अपना 90% तेल निर्यात करता है। उस खार द्वीप पर अमेरिका के 82 एयरबोर्न यूनिट के कमांडो, सील और यूएस मरीन एक साथ ऑपरेशन करेंगे। ये टीम खार के तेल उत्पादन और स्टोरेज के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता खुलवाने के लिए नेवी सील और यूएस मरीन कमांडोज की टीम ऑपरेशन कर सकती है, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पर अमेरिकी रेंजर और डेल्टा फोर्स अटैक कर सकती है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना है, ताकि मिडिल ईस्ट में ईरानी हमलों को रोका जा सके। मित्रों, पेंटागन ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना है यह ऑपरेशन अमेरिकी युद्धों के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन साबित होगा। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इसे मिशन इम्पॉसिबल भी कह रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए आखिरकार अमेरिका के सबसे घातक कमांडो ईरान के सबसे सुरक्षित और अहम ठिकानों तक पहुंचेंगे कैसे। रात के वक्त हेलीकॉप्टर से ईरान में मौजूद टारगेट तक कमांडोज को पहुंचाना सबसे संभावित विकल्प है। इस ऑपरेशन को अंजाम देगी 160 स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट, जिसे नाइट स्टॉकर भी कहते हैं। ये रेजिमेंट रात के अंधेरे में ब्लैक हॉक और शिनूक हेलीकॉप्टरों से डेल्टा फोर्स को टारगेट के करीब उतारेगी। ये यूनिट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 1980 में ईरान में स्थित अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को रिहा कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया था। उस वक्त हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में फंस गए थे और 8 अमेरिकी मारे गए थे। पेंटागन की लीक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार हजारों कमांडोज एक साथ हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। ईरान के अंदर स्थित महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों तक पहुंचने का एक विकल्प आसमान से कमांडोज का पैराड्रॉप भी है, यानी नीचे उड़ान भरते विमानों से अमेरिकी कमांडोज पैराशूट के जरिए नतांज और फॉर्डो जैसे परमाणु केंद्रों और ईरानी मिसाइल सिटी के पास भी उतर सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी एयरफोर्स के MC-130J कमांडो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मिडिल ईस्ट बुलाया गया। इसके अलावा अमेरिका की 82 एयरबोर्न डिवीजन बड़ी संख्या में कमांडोज को खार्ग आइलैंड में उतारेगी। इसके लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हरकुलिस विमानों का इस्तेमाल होगा। इससे पहले अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स खार्ग में ईरानी डिफेंस को भीषण बमबारी से नष्ट करेंगे। इसके बाद फिर अमेरिकी पैराट्रूपर्स सुरंगों और मिसाइल बेस पर कब्जा करेंगे। इस दौरान यूएई के बेस से उड़े अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स इन कमांडोज को कवर फायर देंगे। पेंटागन ने खार्ग में घुसपैठ के लिए समुद्र से नेवी सील कमांडोज की एंट्री का प्लान भी बनाया है। खार्ग के डिफेंस को हवाई बमबारी से नष्ट करने के बाद नेवी सील सबमरीन या सतह पर तेज चलने वाले जहाजों या बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खतरा ज्यादा हुआ
तो सील डिलीवरी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे समुद्र के अंदर गुप्त तरीके से घुसपैठ के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उपयोग सील्स को पानी के नीचे से दुश्मन के इलाके में भेजने और फिर वापस लाने के लिए किया जाता है। पेंटागन ने ईरान में घुसने के लिए एक और प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट ईरान में घुसेंगे। ईरान में गुप्त रूप से ट्रक और दूसरे वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। कमांडोज की सुरक्षित लैंडिंग के बाद इन्हीं वाहनों से उनको टारगेट तक लेकर जाया जाएगा, जिसे CIA एजेंट गाइड करेंगे। अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए सभी ऑपरेशन बेहद खतरनाक भी माने जा रहे हैं। मित्रों, ईरान में कदम रखने के बाद ये अमेरिकी कमांडो दुनिया के युद्ध इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू करेंगे। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 440 किलो संवर्धित यूरेनियम की तलाश और उसको कब्जे में लेने की है। पेंटागन के पास जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक ये यूरेनियम नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु केंद्रों में किसी एक जगह या तीनों जगहों पर हो सकता है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल यहां पर बमबारी कर चुके हैं। ईरान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को यह बताया भी गया उनका यूरेनियम इस बमबारी की वजह से मलबे में दफन है। यानी पहले अमेरिकी स्पेशल फोर्स यहां उतरेगी, इस इलाके को सुरक्षित करेगी, फिर वैज्ञानिक इस संवर्धित यूरेनियम को तलाश कर उनको सुरक्षित करेंगे। अमेरिकी फोर्स के पास दो विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाना और विकल्प नंबर 2 यूरेनियम को वहीं डाइल्यूट कर देना, यानी हथियार ग्रेड यूरेनियम को रासायनिक प्रक्रिया से कम खतरनाक कर देना। लेकिन यह प्रक्रिया रिस्की है, इसमें न्यूक्लियर लीक का खतरा भी है। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर रेड को क्यों मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है। अमेरिकी सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन की योजना बना रहे दो ब्रिटिश मिलिट्री के अफसरों के मुताबिक यह ऑपरेशन बहुत ज्यादा रिस्की है। इसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का खतरा है। इसके बावजूद सफलता की गारंटी इसलिए भी कम है क्योंकि यूरेनियम की सटीक लोकेशन के बारे में ठीक किसी को भी नहीं पता है। आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए ऑपरेशन को अमेरिकी कमांडोज कैसे अंजाम देंगे। इस पूरे ऑपरेशन को 4 चरणों में अंजाम दिया जाएगा। पहले चरण में ईरान के परमाणु केंद्रों के चारों तरफ कमांडोज का एक सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जिसका मकसद IRGC के काउंटर अटैक को रोकना है। मतलब अमेरिकी कमांडोज के ईरान में उतरने के बाद अगर ईरान की फोर्स हमला करती है तो इस सुरक्षा घेराबंदी से उसको रोका जाएगा। दूसरे चरण में परमाणु केंद्रों के अंदर जाने के लिए टनल का दरवाजा तोड़ा जाएगा। अगर IRGC ने इन दरवाजों को मिट्टी से भर दिया होगा तो इसे तोड़ना और मुश्किल हो सकता है। इसके लिए डेल्टा फोर्स विशेष ड्रिल और ब्लास्ट करने वाले उपकरणों को लेकर जाएगी। ऐसी तकनीक माइनिंग में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहां रेडियो एक्टिव वातावरण में इसका इस्तेमाल बहुत संभलकर करना होगा। तीसरे चरण में पहाड़ों के अंदर बने इन परमाणु केंद्रों में न्यूक्लियर इंजीनियर्स को भेजा जाएगा। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के विशेषज्ञ अंदर जाएंगे, जो रेडिएशन सूट पहनकर यूरेनियम को विशेष ट्रांसपोर्ट कंटेनर में पैक करेंगे। चौथे चरण में यूरेनियम को सोशल कंटेनर में रखकर हेलीकॉप्टर से बाहर ले जाया जाएगा। अगर यूरेनियम गैस फॉर्म में हुआ तो भी उसे ठोस रूप में लाने के लिए उपकरणों की जरूरत होगी। यूरेनियम गैस के रूप में जिन कंटेनर्स में रखी होती है वो काफी भारी होते हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है इनको हेलीकॉप्टर से ले जाना आसान ना हो। ऐसा हुआ तो संवर्धित यूरेनियम को रासायनिक प्रक्रिया से कम संवर्धित किया जाएगा ताकि उससे हथियार नहीं बनाए जा सके। इसके लिए बहुत वक्त और सावधानी चाहिए। मित्रों, ये सब कुछ तो तब होगा जब ईरान का संवर्धित यूरेनियम वाकई उस जगह पर रखा हो जहां पर अमेरिकी सैनिक उसकी तलाश में पहुंचेंगे। यानी इतना बड़ा ऑपरेशन करके भी अमेरिका के हाथ खाली रह सकते हैं। ट्रंप के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है ईरान के अंदर IRGC की तैयारी, जिसे अमेरिकी सेना के लिए डेथ ट्रैप यानी मौत का जाल कहा जा रहा है। ईरान ने चुनौती दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखते हैं तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। परमाणु केंद्रों और खार्क द्वीप से लेकर हॉर्मुज तक ईरान ने बहुत मजबूत तैयारी की है। आज आपको ईरान की डेथ ट्रैप रणनीति को भी समझना चाहिए। ईरान ने अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन को जवाब देने के लिए 10 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार किए हैं, जिन्हें IRGC, बेसिस मिलिशिया और ईरान की नियमित सेना में भर्ती किया गया है। अमेरिका से लड़ने के लिए बनाए गए भर्ती सेंटर्स में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। खार्क द्वीप पर ईरान ने माइंस लगाई हैं, वो अचानक धमाके कर सकती हैं। IRGC ने यहां जाल लगाए हैं जो हेलीकॉप्टर्स और पैराट्रूपर्स को फंसा सकते हैं। ईरान की योजना है इन विशेष जालों में हेलीकॉप्टर से उतरने वाले या विमानों से कूदने वाले पैराट्रूपर्स उलझ जाएं, जिससे उन पर हमला आसान हो। ईरान के पास मिसाइल लॉन्च करने वाली बैटरियां हैं जो US के युद्धपोतों को पर्शियन गल्फ में नष्ट कर सकती हैं।
ईरान ने जमीन के नीचे लंबी सुरंगों का जाल बिछाया है जो 1600 फीट यानी लगभग 487 मीटर गहरी है। इनसे बाहर निकलने के कई रास्ते हैं। ये सुरंग छिपकर हमला करने के लिए उपयोग की जा सकती है। IRGC की स्पीड बोट का इस्तेमाल करती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साथ मिलकर हमला करती है। ये हमला बड़ी संख्या में काफी तेजी से होता है जिससे दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं मिलता। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि जिन भौगोलिक परिस्थितियों में उनको ऑपरेशन करना है उसके बारे में अमेरिकी सैनिक ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उनको रोकने वाले IRGC कमांडो और बेसिस मिलिशिया इससे अच्छी तरह परिचित हैं। मित्रों, जमीनी युद्ध में ईरान का इतिहास और ईरानी लोगों की सोच भी अमेरिका को बेचैन कर रही होगी। ईरान के कठिन भूगोल में पहाड़ और रेगिस्तान शामिल है और युद्ध क्षेत्र में ईरान ने हमेशा अपने दुश्मनों को थकाया है। ये इतिहास आज का नहीं है, 2,500 से 3,000 साल पुराना है। आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। आज से लगभग 2,500 साल पहले प्राचीन फारसी साम्राज्य के सबसे महान सम्राट साइरस द ग्रेट ने अपनी युद्ध कला का कौशल दिखाया। इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 10 साल के अंदर 3 महाशक्तियों मेड्स लीडिया, बेबीलोन को पराजित किया। तुर्क और अरब जैसे ताकतवर हमलावरों ने ईरान पर आक्रमण किया, लेकिन वो आखिर में ईरान की संस्कृति में घुल मिल गए। मंगोलों द्वारा ईरान पर आक्रमण के बाद उन्होंने इस्लाम अपनाया और फारसी को अपना दरबारी भाषा बना लिया। रोम साम्राज्य ने 300 साल तक ईरान को हराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस दौरान पर्शियन सेनापति सुरेना ने 40,000 सैनिकों वाली रोम की सेना को हराने के लिए विशेष रणनीति का इस्तेमाल किया, जो आज भी मिलिट्री स्कूलों में सिखाई जाती है। आधुनिक युद्ध की बात करें तो लगभग 1 दशक तक चली ईरान इराक वॉर में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। युद्ध में 5 से 10 लाख ईरानियों की मौत हुई, लेकिन ईरान ने अपनी 1 इंच जमीन नहीं खोई। यानी युद्ध के दौरान अपनी जमीन पर कब्जा ईरानियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। यही वजह है आज तक पर्शियन संस्कृति और लोग बचे हुए हैं। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अमेरिकी सेना आधुनिक युद्धों के लिहाज से सबसे अनुभवी सेना और उसके पास युद्ध में झोंकने के लिए डॉलर्स भी सबसे ज्यादा। अमेरिका अब ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन आज से पहले उसने दुनिया में हर कोने में बड़े, लंबे और खर्चीले युद्ध लड़े। आज आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। अमेरिका के युद्धों की बात करें तो कोरियाई युद्ध लगभग 3 साल चला। यह युद्ध 1950 से 1953 के बीच हुआ, लेकिन इसके खर्चे का अनुमान 2021 के हिसाब से लगाएं तो कुल $340 बिलियन खर्च हुए। अमेरिका ने वियतनाम से लगभग 20 साल तक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में 58,000 अमेरिकियों की मौत हुई। आखिर में अमेरिका को वियतनाम से बाहर जाना पड़ा। इस युद्ध में $1 ट्रिलियन खर्च हुआ। ये लागत भी 2021 के आधार पर है। मतलब जितना खर्च इस युद्ध में हुआ वो 2021 में $1 ट्रिलियन के बराबर है। अमेरिका ने 1990 में 100 दिन का खाड़ी युद्ध लड़ा। इस युद्ध में $61 बिलियन खर्च हुए। 293 अमेरिकियों की मौत हुई, लेकिन कुवैत को मुक्त करा लिया गया। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक युद्ध लड़ता रहा। इस युद्ध में $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च हुए और आखिर में अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा। इराक युद्ध 8 साल तक चला। कुल लागत लगभग $2 ट्रिलियन थी। युद्ध के आखिर में सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से हटा दिया गया। मित्रों, इन युद्धों के मुकाबले ईरान वॉर के 1 महीने में अमेरिका का खर्च $150 बिलियन से ज्यादा बताया जा रहा है। अगर इस खर्च की तुलना बाकी युद्धों से करें तो ईरान युद्ध के खर्च की रैंकिंग अभी वियतनाम और कोरिया के बीच की है। लेकिन ईरान युद्ध अगर 2 से 3 महीने और चला तो इसका खर्च इराक युद्ध को पार कर सकता है, यानी खर्च की रैंकिंग दूसरी हो जाएगी। अगर ईरान के अंदर जमीनी लड़ाई शुरू हो गई तो युद्ध का खर्च अफगानिस्तान वॉर को पार कर सकता है, यानी ये अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा युद्ध बन जाएगा। डीएनए मित्रों, 31 दिनों के हवाई युद्ध के बाद अब जमीनी युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन यह ऐसा युद्ध है जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों तक नहीं है। मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद का असर भले ही मिडिल ईस्ट तक हो, लेकिन इसका आर्थिक असर पूरी दुनिया में है। रूस और यूक्रेन 4 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया में नहीं है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया को इस युद्ध से जोड़ दिया है। ईरान ने अपने इस दांव से दुनिया की किस्मत को खुद से जोड़ दिया है। जिस तरह ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी उसी राह पर चल रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल एशियाई देशों का है, जो खाड़ी देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल का आयात करते हैं। तेल बाजार और करेंसी, आप जिधर भी देखेंगे हालात बदतर ही दिखेंगे। अगर ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब या कतर की किसी रिफाइनरी पर गिरती है
तो उसका दर्द पूरी दुनिया को होता है। अब हम दुनिया की इकोनॉमी पर इस युद्ध के आर्थिक असर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल पर पड़ा है। आज एक बार फिर कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त उछाल आया और ये $116 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इस तरह एक दिन में कच्चा तेल लगभग 3% महंगा हुआ। युद्ध की शुरुआत से अब तक कच्चे तेल का दाम $72 प्रति बैरल के आसपास था। उस वक्त इस तरह कच्चे तेल के दाम में अब तक 61% की बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमत रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के दौरान भी काफी तेजी से बढ़ी थी। 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन एक महीने में इतना ज्यादा इजाफा नहीं देखा गया था। इससे पहले जब जब संकट आए हैं तो कई महीनों के दौरान कीमतें बढ़ी थी, लेकिन यह पहली बार है जब एक ही महीने में कच्चा तेल 60% से ज्यादा महंगा हो गया। सोचिए, एक महीने के युद्ध में कच्चा तेल 61% महंगा हो गया, जबकि अभी सिर्फ हवाई हमले हो रहे हैं। जमीनी युद्ध की आशंका से ही तेल महंगा होने लगा है। अगर वाकई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो कीमत कहां जाएगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों, युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान बार बार दुनिया को यह कहकर डरा रहा है कि तेल का दाम बढ़कर $200 तक पहुंच जाएगा। ईरान की इस धमकी को अभी तक बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी ने भी ऐसा ही कहा है। मैक्वेरी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की महंगाई का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। मैक्वेरी के मुताबिक अगर जून तक युद्ध नहीं थमा तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। मैक्वेरी के मुताबिक $200 तक दाम जाने की आशंका 40% है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए, तेल का सर्वोच्च दाम अभी तक $148 प्रति बैरल से ज्यादा नहीं पहुंचा है। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दाम $148 तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार $200 की आशंका जताई जा रही है। आप समझ रहे हैं इसका क्या असर होगा? तेल की कीमत $150 प्रति बैरल होने पर ही आर्थिक मंदी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर दाम $200 तक पहुंचा तो एक अलग ही दुनिया हो जाएगी। लोगों का खर्च कम होगा, नौकरियां घटेंगी और लागत बढ़ने से कंपनियां उत्पादन घटा देंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार तेल की कीमत में लंबे समय तक 10% बढ़ोतरी से दुनिया में महंगाई लगभग ½ बढ़ती है, जबकि विकास में भी कमी आती है। इस तरह $70 से $200 कीमत होने पर महंगाई में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, जबकि दुनिया का विकास 2% कम हो जाएगा। इससे आर्थिक मंदी और घातक हो जाएगी। परिवहन, उर्वरक और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, सप्लाई चेन पर असर होगा। भारत जैसे तेल आयातक देशों को बड़ा झटका लगेगा। डीएनए मित्रों, दुनिया को नुकसान सिर्फ तेल की कीमत के रूप में नहीं हो रहा है, बल्कि तेल की कीमत से शेयर बाजार में जो सेंटीमेंट बना है उसकी वजह से बाजार में भी भारी गिरावट आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद बाजार में गिरावट का जो सिलसिला चल रहा है वो जमीनी युद्ध के डर से और तेज हो गया है। भारत के शेयर बाजार के लिए आज का दिन भी घाटे का रहा। सेंसेक्स में 1636 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 72,000 के नीचे बंद हुआ। यानी युद्ध से पहले जो बाजार 81,000 पार था वो 31 दिनों में 71,000 पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी 488 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22,331 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में कोविड के बाद ये महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। सोचिए, सिर्फ जमीनी युद्ध की आहट से शेयर बाजार 2% से ज्यादा गिर गया। अगर वाकई अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया तो शेयर बाजार के लिए ये और भी बुरी खबर होगी। जमीनी युद्ध की आशंका से जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के शेयर बाजार में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप भले ही युद्ध को लेकर बयानबाजी के जरिए अपने खास लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे दुनिया भर के निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। आज के कारोबार में भारतीय निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यानी युद्ध शुरू होने के बाद से 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यह भारत के 53 लाख करोड़ के सालाना बजट से थोड़ा सा ही कम है। डीएनए मित्रों, कल बाजार बंद होने की वजह से आज ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का आखिरी दिन था। इस पूरे वित्त वर्ष के दौरान सेंसेक्स में 5% से ज्यादा और निफ्टी में 3.5% की गिरावट आई। अगर युद्ध नहीं होता तो निवेशकों को यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। सिर्फ युद्ध के दौरान सेंसेक्स में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। यानी अगर युद्ध नहीं होता तो निवेशक मुनाफे में रहते। मित्रों, युद्ध की शुरुआत के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से $12 अरब यानी मौजूदा भाव के हिसाब से लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसे भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी बिक्री बताया जा रहा है।
इससे पहले अक्टूबर 2024 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 94,000 करोड़ रुपए निकाले थे। विदेशी निवेशक जहां बाजार से निकल रहे हैं, वहीं घरेलू निवेशक मजबूती के साथ खड़े हैं। घरेलू निवेशकों ने पिछले हफ्ते करीब 27,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अगर घरेलू निवेशक ढाल बनकर खड़े नहीं होते तो बाजार की गिरावट और भी डरावनी हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद युद्ध की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आशंका इस बात की है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष की शुरुआत भी अच्छी नहीं होने वाली है। मित्रों, युद्ध के असर से अमेरिका का शेयर बाजार भी नहीं बचा है। डाउ जोन्स पिछले 1 महीने में लगभग 10% गिर चुका है। पिछले 5 हफ्तों से बाजार में लगातार गिरावट जारी है। ये पिछले 4 वर्षों में सबसे लंबी गिरावट है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप युद्ध की आग शांत करने के बदले उसे और भड़का रहे। युद्ध को लेकर इसी अनिश्चितता के कारण छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार एक पहेली बन गया है। जो निवेशक शेयर बाजार में सीधा निवेश करते हैं उनको तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं उनको भी कम नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर फंड्स में 8 से 15% तक की गिरावट आई है। यानी छोटे निवेशकों के लिए युद्ध नुकसान का सबसे बड़ा कारण बन गया है। डीएनए मित्रों, युद्ध शुरू होने के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की रफ्तार भी मिसाइल की तरह तेज हो गई है। आज के कारोबार के दौरान रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 95 का आंकड़ा पार कर गया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 95 रुपए 21 पैसे तक पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी मजबूती आई और ये 94 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। 95 को पार करना डॉलर के मुकाबले रुपए का सबसे निचला स्तर है। पहली बार रुपए ने 95 के आंकड़े को छुआ है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई ने भी दखल दिया। रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका भी खास असर नहीं हुआ। जनवरी की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 90 रुपए से थोड़ा नीचे था। जनवरी के आखिर में डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 91.5 रुपए के आसपास चला गया। वहीं फरवरी के अंत में यानी युद्ध शुरू होने से पहले रुपए का भाव 91 रुपए के आसपास था, लेकिन मार्च खत्म होते होते रुपया 95 के आसपास पहुंच गया। मित्रों, युद्ध शुरू होने के बाद रुपया करीब 4% गिरा है। वहीं इस वित्त वर्ष में रुपया 11% टूट चुका है। 2011-12 के बाद पिछले 14 वर्षों में ये सबसे बड़ी गिरावट है। अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इस बात की पूरी आशंका है कि डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होगा। इससे ये 100 रुपए के स्तर तक भी पहुंच सकता है। मित्रों, रुपए की कमजोरी का असर आम आदमी पर भी होगा। इससे विदेशों से आयात होने वाले सामान जैसे कच्चा तेल, मोबाइल, लैपटॉप और सोना चांदी खरीदना और महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही विदेश में पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी। मित्रों, रुपए की कमजोरी भी इस युद्ध से जुड़ी हुई है। भारत अपनी आवश्यकता का 85 से ज्यादा फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। इसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग में बढ़ोतरी हुई है और रुपया कमजोर हो गया है। दुनिया भर में जारी अनिश्चितता और युद्ध के डर से विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। इससे भी रुपए पर दबाव बहुत बढ़ गया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक रुपए में गिरावट जारी रहेगी। तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई तो शेयर बाजार में भूचाल आ गया। रुपए ने गिरावट का नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सोने चांदी ने यहां भी अपनी उल्टी चाल बरकरार रखी है। युद्ध की वजह से जो सोना चांदी ईरान युद्ध के दौरान अब तक के ट्रेंड के उलट लगातार गिर रहे थे, उसमें आज तेजी आ गई। सर्राफा बाजार में सोना लगभग 4,000 बढ़कर 1,47,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 8,000 रुपए बढ़कर 2,30,000 पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने चांदी के भाव में तेजी तो है, लेकिन सर्राफा बाजार की तुलना में कम है। मित्रों, सोने चांदी के भाव में गिरावट के बाद आज तेजी आई, लेकिन एल्यूमिनियम के दाम में युद्ध शुरू होने के बाद से ही तेजी जारी है। आज तो एल्यूमिनियम के दाम में जबरदस्त उछाल आया। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम की कीमत 6% तक बढ़कर $3,492 प्रति टन हो गई। मित्रों, एल्यूमिनियम के दाम में बढ़ोतरी का संबंध भी ईरान युद्ध से ही है। ईरान ने कल यूएई और बहरीन में एल्यूमिनियम के 2 बड़े प्लांट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। जिस तरह ईरान के हमलों से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, ठीक उसी तरह एल्यूमिनियम के प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से एल्यूमिनियम के दाम में हो रही बढ़ोतरी में और तेजी आई है। दुनिया भर में एल्यूमिनियम की सप्लाई का लगभग 9% खाड़ी देशों से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से इसका निर्यात रुका हुआ था और अब ईरान ने उसके प्लांट को ही तबाह कर दिया। इस कारण एल्यूमिनियम आने वाले समय में और महंगा होगा।
मित्रों, कच्चे तेल की सप्लाई ठप होने से पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं और अब इसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देश अपने यहाँ कई तरीके की पाबंदियां लगा रहे हैं। आपको उन पाबंदियों के बारे में भी जानना चाहिए। दक्षिण कोरिया अपने लोगों से कम समय तक नहाने की अपील कर रहा है। इसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट से ऊर्जा की सप्लाई ठप होने से पानी गर्म करने के लिए बिजली की कमी है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने आधी बाजू वाली शर्ट पहनना शुरू किया है। उन्होंने सभी से ऐसा करने की अपील की है। इसका कारण यह है कि थाईलैंड बिजली संकट को देखते हुए एसी की जरूरत कम करना चाहता है। ऊर्जा आपातकाल लगाने वाले देश फिलीपींस में तो यह फरमान जारी कर दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें। इन पाबंदियों के अलावा कई देशों में खेती और उत्पादन पर भी असर पड़ा है। ब्राजील की चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन कम हो गया है। ऊर्जा के साधनों के ज्यादा दाम का फायदा उठाने के लिए बायोफ्यूल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे दुनिया में चीनी की कीमत बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की बुआई ईरान युद्ध से प्रभावित है। इस बार कम बुआई हो रही है क्योंकि खाद की कीमत बढ़ने से किसान परेशान हैं। दुनिया की 1/3 खाद हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही सप्लाई की जाती है। इस तरह ये युद्ध दुनिया के लिए आर्थिक असर से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक प्रभाव डाल रहा है। डीएनए मित्रों, ईरान युद्ध से भारत किस तरह प्रभावित हो रहा है, इसका एक अंश आपने देखा और दूसरा अंश अब आप देखने वाले हैं। मित्रों, हमारे आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो एक काल्पनिक किल्लत की स्थिति पैदा कर रहे हैं ताकि वो लोगों में भय पैदा कर मुनाफा कमा सके, तेल और गैस का संकट दिखाकर मुनाफाखोरी कर सके। इस जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिए जी न्यूज लगातार अभियान चला रहा है। जहां जहां जमाखोरी से जुड़ी सूचनाएं हमें मिल रही हैं, वहां वहां जी न्यूज की टीम लाइव रेड कर रही है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जमाखोरों के खिलाफ एक्शन हो और आपके हक का तेल और एलपीजी गैस आपको मिले। आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आपकी शिकायतों पर जी न्यूज कैसे एक्शन ले रहा है, कैसे सिस्टम को जगा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको सरकार के 2 नए फैसलों के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, केंद्र सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के जरिए 60 दिनों के लिए सुपीरियर केरोसिन ऑयल की आपूर्ति की अनुमति दी है। हर जिले में अधिकतम 2 पेट्रोल पंपों को इसके लिए चुना जाएगा जहां केरोसिन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। जरा याद कीजिए, आपने आखिरी बार केरोसिन का इस्तेमाल कब किया था या आखिरी बार किसी और को भी इसका इस्तेमाल करते हुए कब देखा था। भारत में केरोसिन की बिक्री को सुनियोजित तरीके से कम किया गया था। केंद्र सरकार ने 2015 के बाद से उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए एलपीजी और बिजली कनेक्शन को बढ़ावा देना शुरू किया। साथ ही राशन की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाले केरोसिन की बिक्री धीरे धीरे लगभग बंद कर दी गई। इस दौरान प्रदेशों में केरोसिन मुक्त जो होने की रेस भी बढ़ गई थी। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ ने 2018 से 2020 के बीच खुद को केरोसिन मुक्त घोषित किया था। देश के कई शहरों ने भी खुद को केरोसिन मुक्त घोषित किया, लेकिन अब संकट काल में सालों बाद केरोसिन की घर वापसी हुई है। डीएनए मित्रों, पेट्रोल पंप पर केरोसिन के अलावा गैस सिलेंडर भी उपलब्ध होने वाले हैं। गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतार को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल पंप पर 5 किलो के गैस सिलेंडर की आपूर्ति का आदेश दिया है। यानी अब पेट्रोल पंपों पर छोटे गैस सिलेंडर मिलेंगे। छोटे गैस सिलेंडर कहां मिलेंगे, इसकी कीमत क्या होगी, इसे लेकर नियम क्या है और क्या ये सिलेंडर लोगों को मिलने लगे हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। पेट्रोल पंप पर भी जो छोटू सिलेंडर होता है, यानी कि जो 5 किलो वाला सिलेंडर है, वो उपलब्ध करा दिया गया है ताकि कोई पैनिक वाली बात ना हो, कोई घबराने वाली बात ना हो। ये दरअसल नया आदेश तो नहीं कहेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पुराना आदेश है सरकार का। ये भी एक पेट्रोल पंप है, देखिए इसके अंदर ये जंजीर से जकड़ा हुआ एक सिलेंडर रखा हुआ है। आपके यहाँ पे वो गैस सिलेंडर होते हैं 5-5 किलो के, वो मिलते हैं या नहीं मिलते यहाँ पे? यहाँ पर नहीं, यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप, पेट्रोल और डीजल, सिर्फ पेट्रोल और डीजल। तो तमाम ये लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। साल 2020 में कंपनी ने अपना एक छोटू 5 किलो का सिलेंडर लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर सेफ्टी के हिसाब से लॉन्च किया था ताकि लोग उसको खरीद सकें। पेट्रोल पंप पर छोटे गैस सिलेंडर की आपूर्ति का नियम पुराना है। इस बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अफवाहों की वजह से गैस सिलेंडर को लेकर जो संकट पैदा हुआ, उसका समाधान निकालने के लिए इस व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया है। डीएनए मित्रों, गैस सिलेंडर के साथ साथ देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत की भी अफवाह उड़ा दी गई और अफवाह वाली आपदा के बीच कुछ लोगों ने मुनाफा कमाने का अवसर तलाश लिया। मित्रों, डीएनए में शनिवार को हमने आपको दिखाया था कि बिहार की राजधानी पटना में कैसे पानी की बोतलों में पेट्रोल बेचा जा रहा है।
जी न्यूज की टीम ने इसके खिलाफ लाइव रेड की। अवैध तरीके से पेट्रोल बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्रशासन को जगाया, लेकिन एक रेड के बाद प्रशासन फिर से सो गया। अभी भी चौक चौराहों पर पेट्रोल डीजल की मंडी सजी हुई है। कई जगहों पर पेट्रोल खत्म होने के बोर्ड टांग दिए गए हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं ये युद्ध का असर है। लोगों में ये बात फैला दी गई कि देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई, लेकिन असल में आपके हक का पेट्रोल और डीजल कुछ लोगों ने बड़े बड़े ड्रम में भर लिया है और इसे सड़क किनारे पानी की बोतलों में बेच रहे हैं। जी न्यूज के दर्शक पेट्रोल डीजल की मुनाफाखोरी की ये तस्वीरें हमें भेज रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा ने आज इन तस्वीरों की पड़ताल की और जो सच सामने आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। मित्रों, पटना में सड़क किनारे एक के बाद एक कई दुकानों पर 200 मिलीमीटर से लेकर 2 लीटर तक की बोतलों में पेट्रोल बेचा जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए। इसमें 200 मिलीमीटर से लेकर के और 2 लीटर तक की ये बोतलें हैं जिसके अंदर पेट्रोल रख करके बेचा जा रहा है, सरेआम बेचा जा रहा है। और सरेआम चल रही इस मुनाफाखोरी पर हमारा सिस्टम कैसे सोया हुआ है, सिस्टम की नींद को जी न्यूज ने कैसे तोड़ा है, हमारी इस रियलिटी रिपोर्ट में देखिए। जमाखोर इसी तरह से पेट्रोल बेचते हैं। सड़क किनारे पेट्रोल डीजल का बाजार सजा। लोग बाइक पर आ रहे हैं, बोतल बंद पेट्रोल खरीद रहे हैं और मोटरसाइकिल पर टांग कर आगे बढ़ जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी है। लोग 1 लीटर पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन पटना में सड़क किनारे पेट्रोल डीजल की मंडी सजी है। लीटर से लेकर मिलीलीटर तक का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यह खुला खेल कैसे चल रहा है? क्या प्रशासन ने आंखें मूंद ली है? क्या सिस्टम सोया हुआ है? जो तस्वीर पटना में सिस्टम, सरकार और प्रशासन को नहीं दिख रही है, वो आज पूरा देश देखने वाला है। खुलेआम पेट्रोल की कालाबाजारी कैसे हो रही है, पेट्रोल की अवैध मंडी का रेट कार्ड क्या है, आज ये पूरा देश देखेगा। अरे छापादार कैसे है ये रेटवाई बताबू ना जी, कैसे है? हम लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा लेके बेचते हैं। 10 रुपए एक्स्ट्रा 10 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। मतलब क्या रेट है यहाँ पर पेट्रोल का? 115। 115 मिलता है कैसे बाजार में? शायद 105 या 106 मिलता है। 10 रुपए आप ले रहे हैं? नहीं, अरे एकदम इसी तरह से बिकता है यहाँ पर। बिकता है क्या? कितना बिक जाता है एक दिन में? 10 लीटर ले बिकता है। 10 लीटर? हाँ, ज्यादा नहीं बिकता है। कोई इमरजेंसी में आता है, डीजल नहीं। बड़ा वाला का कितना दाम है? 2 लीटर वाला का? 2 लीटर वाला 230 रुपया। और इसका ये कितना है? उसका 90 रुपया है। 90 रुपया। इसका सबसे छोटका पेट्रोल का क्या दाम है? ये तो 20 छोटू पेट्रोल है ना? 20 रुपया। छोटू पेट्रोल 20 रुपया में। देखिए, ये पटना का दीघा का इलाका है और दीघा में हम मेन रोड पर हैं अभी, और बिल्कुल जो गेट है 95 उसके सामने है। यहाँ खुलेआम जो जमाखोर इसी तरह से पेट्रोल बेचते हैं। पटना में खुलेआम पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी का ये खेल इक्का दुक्का दुकान पर नहीं चल रहा है। हर चौक चौराहे पर यही हाल है। पटना में पेट्रोल की कालाबाजारी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लगता है मानो ये गैर कानूनी ही नहीं है। पुलिस प्रशासन सब ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। हमारा हर चौक चौराहा पर पेट्रोल बिकते हुए देखा। पेट्रोल पंप नहीं है? पेट्रोल पंप रहते हुए भी। कितना दूर है यहाँ से पेट्रोल पंप? यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर होगा। 1 से 1.5 किलोमीटर है, पीछे भी और आगे भी। पुलिस वाला नहीं आता है? कोई आपको रोकता नहीं है? आते जाते तो रहबे करते हैं, ऐसा बात। क्या आप उनको पैसा भी देना पड़ता है? ना, ये सब नहीं। अरे 2-3 लीटर तेल बिकता है यहाँ। भले ही प्रशासन ने इस कालाबाजारी पर आंखें मूंद ली हो, लेकिन जी न्यूज ने पेट्रोल डीजल की काल्पनिक किल्लत वाली अफवाह फैलाकर मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा है, ताकि आम आदमी को उनके हक का तेल मिल सके। लेकिन जब इस सच्चाई को कैमरे पर दिखाने के लिए हमारी टीम सड़क पर उतरी, तो देखिए कैसी चुनौतियां सामने आती हैं। इसमें आप क्या साधन दे रहे? गरीब आदमी क्या साधन दे रहे हैं आप लोग? गरीब आदमी जो है जहर बेचेगा, बम बेचेगा। मतलब क्या बम बेचेगा? ये पेट्रोल बेचेगा? कौन बेच रहा है बम? कौन बेच रहा है बम? ये क्या है? ये क्या है खुले में? क्या करेगा सर? मतलब आदमी ने क्या करेगा? नहीं, इसका मतलब पेट्रोल बेचेगा, डीजल बेचेगा। आप शराब पी हुए है ना? कहाँ से शराब मिली आपको? बताइए, कहाँ से शराब मिली है? इधर आइए, इधर आइए। कहाँ से शराब मिली है आपको? कहाँ से शराब पी के आपका पूरा जो स्मेल आ रहा है,
कहाँ से शराब पी के आए हैं? नाड़ पर सर। देखा आपने, एक तो मुनाफाखोरी, ऊपर से सीनाजोरी, वो भी शराब के नशे में, वो भी एक ऐसे राज्य में जिसे ड्राई स्टेट का दर्जा हासिल है। बिहार में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है। यहाँ पेट्रोल को पेट्रोल पंप पर बिकना चाहिए, लेकिन वो नहीं बिक रहा है। पटना की ये पेट्रोल मंडी सिर्फ मुनाफाखोरी का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये लोगों की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि जिस दुकान पर पेट्रोल बेचा जा रहा है, उसी दुकान पर सिगरेट और माचिस की बिक्री भी हो रही है। अगर एक चिंगारी भड़की तो बोतल बंद पेट्रोल की बोतल पेट्रोल पंप बन जाएगी। देखेंगे आपके सिगरेट भी बिक रहा है, और आप देख लीजिए कि सिगरेट बिकता है। कितना खतरनाक है ये, क्योंकि ये एक तरह से पेट्रोल बम भी है। और यहाँ अगर सिगरेट बिकता है और इसमें लीकेज हो जाए तो यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। पेट्रोल की मुनाफाखोरी का खतरनाक खेल कैसे चल रहा है, ये आपने देख लिया, लेकिन जरूरी है इसके खिलाफ एक्शन। लिहाजा हमारी टीम ने पुलिस को फोन किया, पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी दी और इस पर तत्काल एक्शन लेने को कहा। लेकिन जवाब क्या मिला, पुलिस की तत्परता कैसी थी, आपको ये भी देखना चाहिए। जी दीघा थाना से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, प्रशांत झा बोल रहा हूँ जी न्यूज से। अरे आपके दीघा में जो 95 नंबर वो गेट है, उसके ठीक आमने और सामने समझ लीजिए कि पूरी तरह से खुलेआम पेट्रोल बेचा जा रहा है पानी के बोतल में। हम आपको दिखाना चाहते हैं वीडियो। नहीं 12-1 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए ये अभी तो 11 बज रहा है, बहुत लेट हो जाएगा। आप किसी टीम को भेजिए ना वो। आप ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। लगता है थानेदार साहब सोए हुए हैं, सिस्टम की नींद बहुत गहरी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिस्टम को चढ़ावा चढ़ाकर ही ये खेल खेला जा रहा है? क्या पटना में बोतल बंद पेट्रोल का ये मार्केट सिस्टम के संरक्षण में चल रहा है? पुलिस तो मौके पर पहुंची नहीं, लिहाजा जी न्यूज की टीम पुलिस थाने पहुंच गई। थानेदार साहब से ही सवाल पूछ लिया, जो जवाब मिला उसे बहुत गौर से सुनिएगा। बात करता हूं। देखिए ये अभी नए आए हैं, अवनीश जी हैं। ये बताइए कि जो आपके इलाके में इस तरह से गैस वगैरह बेचे जा रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई? सूचना प्राप्त हुई है तो देख करके छानबीन करके आज से जो विधि सम्मत करवाई है हम लोग करते हैं। हमने आपको वीडियो दिखाया, आपको वीडियो देख के लगा कि कहीं गलत हो रहा है? देख ले रहे हैं, हाँ, उसको देख ले रहे हैं, सत्यापन करवा दे। वही घिसा पिटा जवाब। सूचना प्राप्त हो गई है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, मामले को सत्यापित किया जाएगा। अगर थानेदार साहब मौके पर पहुंच जाते तो खुद सत्यापन कर लेते। हाथों हाथ विधि सम्मत कार्रवाई का मौका था, लेकिन ये तो वर्तमान काल से ज्यादा भविष्य काल में कर्म करने पर भरोसा रखते हैं। तब तक पटना की सड़कों पर पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी यूं ही चलती रहेगी और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगती रहेंगी। थानेदार साहब को देखा आपने? अफसर है वो, और ये जो शब्द है ना अफसर, ये जैसी व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है अफसर वाली पे ना, वो पता नहीं क्या है, फेविकॉल है, जाने क्या ऐसी चीज केमिकल होती है कि आदमी उठ नहीं पाता है, बहुत भारी हो जाता है वो। बताने के बावजूद, दिखाने के बावजूद कि कैसे देश के कानून के साथ में, कैसे लोगों के साथ में खुलेआम ये करप्शन, ये कालाबाजारी की जा रही है। थानेदार साहब कितने इत्मीनान के साथ बैठकर बता रहे हैं कि हम विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। वो हो नहीं पाए। अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, कुर्सी से उठ ही नहीं पाए। टीएनए मित्रों, बहुत उम्मीद है जब पुलिस अपनी सहूलियत के हिसाब से सत्यापन और विधिवत कार्रवाई के लिए निकलेगी, तब तक ये मुनाफाखोर वहां से फरार हो क्या जाएंगे फरार? हो सकता है फोन करके बता ही दे कि हम आ रहे हैं, हट जाओ। क्योंकि हो सकता है जी न्यूज की टीम वहां पहुंच जाए तो दिखाना पड़ेगा कि देखो यहां तो कोई है नहीं। या फिर हो सकता है पहुंचे और पेट्रोल से भरी बोतलों को छिपा दो। अगर पुलिस तत्काल एक्शन ले लेती तो कालाबाजारी करने वाले ये सभी लोग इस वक्त सलाखों के पीछे होते, क्योंकि पानी की बोतल या खुले में पेट्रोल बेचना एक गंभीर अपराध है। बीएनएस की धारा 287 के तहत ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही से संभालने के जुर्म में इन्हें 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत बिना लाइसेंस पेट्रोल डीजल बेचने पर 1 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 महीने की सजा हो सकती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी करने पर 7 साल की सजा और भारी भरकम जुर्माना हो सकता है।
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट के तहत अगर बड़े स्तर पर पेट्रोल डीजल की अवैध बिक्री करते हुए कोई पकड़ा गया तो 3 साल की सजा और करोड़ों का जुर्माना लग सकता है। पर यह सब होगा कैसे? ये सब होगा तो तब जो हमारे अफसर थानेदार साहब हैं वो अपनी कुर्सी से थोड़ा उठ पाते, उठकर उस जगह पहुंच पाते और इन काला बाजारियों को पकड़ पाते, तब तो ये सब धाराएं लगती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते से पूरे देश में हम लगातार इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिस्टम को जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सोए हुए, सिस्टम सोया हुआ। मित्रों, जिस तरह से पटना में जी न्यूज के दर्शक हमारे इस अभियान से जुड़े हैं, उसी तरह भोपाल से भी हमें एलपीजी गैस की कालाबाजारी की शिकायत मिली। लोगों की शिकायत है कि जो गैस सिलेंडर उन्हें घर पर डिलीवर किया जा रहा है उसमें गैस की मात्रा कम है। और मैं फिर बोल दूं, इस खबर को तो आपको बता दें, लेकिन क्या है ना कि ये जो अफसर हैं, या फिर अगर आप इस वक्त नहीं जागे तो देखिए, युद्ध है, क्राइसिस तो होगा, लेकिन उस क्राइसिस से पहले ये मुनाफाखोर अफवाहबाज ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि क्राइसिस ना होते हुए भी आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो ये आपके लिए और आप मतलब देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के कालाबाजारियों पर अभी अंकुश लगाया जाए, वरना जब युद्ध बढ़ेगा, संकट की स्थिति अगर खड़ी होती है, अगर पैदा होती है, तो बहुत नुकसान होगा। बहरहाल भोपाल में लोगों की शिकायत है कि रास्ते में ही उनके सिलेंडर से गैस निकाल ली जा रही है। अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों ने भेजा है। ये लोग आप ही के बीच में से एक हैं जो मुनाफाखोरी के खिलाफ मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं। और ये हमारी मुहिम नहीं है, ये मुहिम आप ही लोगों की है। दावा किया जा रहा है कि गैस एजेंसी से जब टेम्पो घरों में सिलेंडर की डिलीवरी के लिए निकलता है तो रास्ते में टेम्पो को रोककर कुछ वेंडर आपके सिलेंडर से किलो 2 किलो गैस खाली सिलेंडर में भर रहे हैं। अगर एक टेम्पो पर 50 सिलेंडर हैं तो सोचिए एक बार में कालाबाजारी करने वाले वेंडर्स 3 से 4 खाली सिलेंडर्स को भर लेते हैं और उसे ब्लैक में बेचते हैं। प्रिय मित्रों, गैस की कालाबाजारी के इस नए मॉडल की पड़ताल जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने की। आम आदमी के गैस सिलेंडर में सेंध कैसे लगाई जा रही है, इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। किसी तरह लाइन में लगकर पहले सिलेंडर का नंबर लगाया। अफवाह वाले संकट के बीच किसी तरह एक सिलेंडर घर आया, लेकिन जब उसे तराजू पर रखा तो अंदर गैस का वजन कम पाया। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया था कि भोपाल में कैसे गैस एजेंसियों में काम करने वाले लोग गैस सिलेंडर की हेराफेरी कर रहे हैं। लेकिन गैस सिलेंडर के अंदर सेंधमारी का यह सबसे नया मॉडल है। कंज्यूमर के घर जो सिलेंडर पहुंच रहा है वो कम वजन का पहुंचता है। ऐसे ही देखिए, इस सिलेंडर को, इस पे सील लगी हुई है, प्रॉपर पैक है और इसका टोटल जो वजन होना चाहिए वो 29 किलो 900 ग्राम होना चाहिए, लेकिन है कितना? 29 किलो 300 ग्राम के आसपास, यानी आधा किलो से ज़्यादा, 600 ग्राम से ज़्यादा कम है। ये घर में जब सिलेंडर की डिलीवरी होने आई थी तो कैसे आपको लगा कि वजन कम है? उसमें लग रहा था वजन कम है, तो मैंने बोली कि इसको तोल दो, तो बोला लगे मशीन कम है, मशीन हमारी खराब है और नहीं तुल पाएगा। कौन कहने लगा ये? वो सिलेंडर वाले। मैंने बोला था। क्या बोला था? कि भाई ये वजन कम है। उन्होंने कहा नहीं कंप्लीट है, हमारी मशीन गड़बड़ है, हम नहीं कर सकते। नहीं किया। उठाया जब मैंने सिलेंडर, थोड़ा वजन कम लगा। हाँ। तो मैंने उनसे बोला यार इसका वजन कर दो, तो उनने मेरे को मना कर दिया। नहीं किया। उनने मेरा वजन नहीं किया, सिलेंडर का वजन नहीं किया। फिर वो चले बड़े नहीं वजन करवा। मैंने उनसे 2-3 बार बोला तो उनने वजन नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि शहर में गैस एजेंसियों की जो गाड़ियां लोगों को सिलेंडर सप्लाई करने के लिए चल रही हैं, वो चलते फिरते गैस रिफ्यूलिंग सेंटर्स बन गए हैं। इन गाड़ियों को सुनसान इलाके में खड़ा किया जाता है, किसी ग्राहक के गैस सिलेंडर को लिटाया जाता है और उसमें एक नोजल लगाकर उसके अंदर से गैस को एक खाली सिलेंडर में भर दिया जाता है। मुनाफाखोरी गैंग एक तरफ तो काल्पनिक किल्लत की खबर फैलाकर ब्लैक मार्केट में सिलेंडर के डिमांड को बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सप्लाई के लिए ऐसे मॉडल को अपना रहे हैं। लेकिन ये खेल सामने आने के बाद जी न्यूज ने खाद्य आपूर्ति विभाग को इसकी सूचना दी। अधिकारियों ने जी न्यूज की शिकायत पर इस खेल का पर्दाफाश करने के लिए लाइव रेड शुरू की। हमारे कैमरे पर ही वेंडर्स की गाड़ियों में मौजूद सिलेंडर्स की जांच की गई। कहाँ है? इसका वजन होता है 19 किलो 200 ग्राम सिलेंडर का वजन होता है, जबकि इसमें गैस बनती है 19 किलो। और ये आप देखेंगे तो 37
किलो से कम है। ये एक्यूरेट नहीं आ रहा है इस पे। 38 किलो 200 ग्राम आना चाहिए, ये 37 से नीचे आ रहा है। खाद्य विभाग की जांच में एक गैस चोर पकड़ा भी गया और उसके पास से गैस की चोरी का हथियार भी मिला। इसे एक बंसी कहा जाता है और इसको आप देखेंगे तो ये इस तरफ से जो भरे हुए गैस सिलेंडर को और ये बाहर जब डिलीवरी से पहले खाली सिलेंडर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये नीचे यहाँ आपको दिखेगा तो ये रिंग दिखेगा और ये स्क्रू में नीचे सिलेंडर में कस देते हैं, फिर ऊपर से खाली सिलेंडर को रख देते हैं या फिर भरे को ऊपर कर देते हैं और फिर नीचे वाले जो खाली है उसमें यहाँ से इसको इंजेक्ट कर देते हैं और फिर जो भरे हुए सिलेंडर की गैस है वो खाली में चली जाती है और ऐसे ही 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलो हर सिलेंडर से ये गैस की चोरी कर लेते हैं। गैस चोरी का ये नेक्सस चल कैसे रहा है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब एजेंसी से गैस सिलेंडर ग्राहक के घर के लिए निकलता है तो उसके ऊपर एक सील होती है। सिलेंडर की डिलीवरी के बाद ही सील के धागे को तोड़ा जाता है, लेकिन बिना सील ब्रेक किए गैस की चोरी कैसे चल रही है, इसकी जांच अभी जारी है। डीएनए मित्रों, शहर शहर कालाबाजारी पर यह लाइव रेड आपकी मदद से ही मुमकिन हो रही है, क्योंकि जी न्यूज ने मुनाफाखोरी के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसमें आप भी अहम योगदान दे रहे हैं। मित्रों, हमारा ये अभियान जारी है, आप इस अभियान से जुड़े। आपके आसपास अगर मुनाफाखोरी या कालाबाजारी चल रही है तो उसको वीडियो बनाएं, फोटो खींचें और स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें भेजें। और सिर्फ हमें नहीं भेजें, हम जो काम कर रहे हैं, आप हमें जो चीजें भेज रहे हैं, हम उसको फिर अथॉरिटीज तक लेकर जा रहे हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उन काला बाजार करने वालों को पकड़वा रहे हैं। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, संगठित होकर कर सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध है। अगर इस युद्ध में आप पीछे रहे तो फिर देश पीछे हो जाएगा। डीएनए में आज का संदेश, जीवन में हमेशा सिंह बनने की कोशिश कीजिए, सिंहासन की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जहां बैठेंगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।